हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 25 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 6 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 6 में जो हमारे पास एक प्रमेय है, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जिसको हम बीपीटी कहते हैं, आज हम ये करने वाले हैं। इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये हमारे पास। ये कर लिया तो आधा चैप्टर आता है आपको, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका कथन भी यहाँ है और आज हम इसे सिद्ध करना भी सीखने वाले हैं। और एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आज की ही वर्कशीट में हमें मिला भी है कि इसमें हमें कथन और सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कथन जान लेते हैं कि कथन क्या है। लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब क्या है इसका, आपके पास इतना तो आपको पता चल गया होगा कि एक त्रिभुज है ना। तो चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समान एक समांतर रेखा खींची जाए। मान लो मैंने इसके समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर लिख देते हैं डी ई। ठीक है, अब डीई जो है वो समांतर है बीसी के। और आप देख लो जो त्रिभुज की बाकी की दो भुजाएं बची हैं, एक ए बी बची और एक एसी बची, उन दोनों को ये अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो जब ऐसा अगर कोई चीज होती है तो इसका मतलब जो ये दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं हैं, ये एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। कैसे? एडी अपॉन में डीबी हो जाएगा और एई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। क्लियर? कथन समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर बीपीटी में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया कि दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ये वाली दोनों रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एडी अपॉन में डीबी जो है वो किसके इक्वल है, एई अपॉन में ईसी के इक्वल है। ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। इसको हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया। अब ना हमने यहाँ पर खुद से रचना की। रचना में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो हमने किया क्या है, इस b को ना इस e से मिला दिया है। ठीक है, इस d को इस c से मिला दिया। एक रचना तो हमने यही की है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम दूसरी रचना की बात करें तो हमने क्या किया, लंब डाला है किस पे, ए सी पर डी ई लंब डाला है और ए बी पर हमने ई एन लंब डाला है। याद रखिएगा, ए बी और ए सी पर डाला है, ए डी और ए ई पर नहीं डाला। पूरी रेखा पे डाला है जो त्रिभुज की एक भुजा है उस पे। ठीक है, ये हमने क्या किया, अब इसको हमने रचना में यहाँ पर लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? अब हम अपना हल शुरू करते हैं। तो देखो, जो आपके पास ये ऊपर वाला त्रिभुज है ए डी ई, मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। अब कैसे निकाल सकती हूँ, देखो अब ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसमें जो लंब डाला वो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज बन गया, तो मैं इसका क्या कर सकती हूँ, क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। क्या? आधा क्या था, हाफ इंटू में बी इंटू एच, मतलब ऊंचाई और आधार को गुना करना है और उसको 2 से भाग करना है। यही होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब आधार और ऊंचाई लेंगे किसको, मेन वही है यहाँ पर देखना। तो देखिए, अगर मैं इसको आधार लेती हूँ एडी को, तो मैं अपनी ऊंचाई लूंगी ई एन। ठीक है, अगर मैं इसको आधार लेती हूँ एई को, तो मैं अपनी ऊंचाई लूंगी यहाँ पर डीएम। ठीक है ना, यही होगा। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ, एक बार ये वाला आधार लेके और एक बार ये वाला आधार लेके, उसी तरह एक बार ये वाली ऊंचाई लेके और एक बार ये वाली ऊंचाई लेके। तो मैं दोनों से निकालूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक तरीके से यहाँ निकाल दिया, ये रहा। इस बार हमने एडी को अपना आधार लिया है, तो ई एन मेरी ऊंचाई हो गई। अभी फिलहाल एक ही से निकाला है, एक और तरीके से भी नीचे निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने अपनी ई एन वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ली थी, तो अब मैंने इस वाले त्रिभुज का भी निकाल दिया। देखो मैं यहाँ पर इसको डार्क पेन से किसी से हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको, ये वाले से, ये रहा इसका। इसका जब मैंने क्षेत्रफल निकाला ना यहाँ पर, तो मैंने आधार तो ये ले लिया बीडी, लेकिन ऊंचाई क्या लूं। तो ध्यान से देखो, जो आपने ई एन लंब डाला था वो ए बी पर डाला था, तो फिर इस वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई तो ई एन ही रहेगी, सिर्फ आधार ही तो बदलेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रही। तो मैंने इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इन दोनों का अनुपात निकाला, दोनों के क्षेत्रफलों का, तो यहाँ पर ये अनुपात आया। अब आप ध्यान से देखो, इस हाफ से ये हाफ कट जाएगा और इस ई एन से ये ई एन कट जाएगा। याद रखिएगा, ऊंचाई वाले एक ही पे रखना। अभी हमने दूसरे वाली साइड का आधार नहीं लिया है। ठीक है, तो आपके पास बचा एडी अपॉन में डीबी। ये आपकी समीकरण 1 आ चुकी है।
उसी तरीके से अब आप एक दूसरी समीकरण बना लीजिए, और अब की बार आप बनाएंगे कैसे, वो अब की बार आप आधार लेंगे AE, तो आप ऊंचाई लेंगे DM, तो एक तो यही निकल जाएगा, और दूसरा अब की बार जो आप त्रिभुज लेंगे ना, नीचे वाले में जो त्रिभुज लेंगे, वो त्रिभुज आप ये वाला लेंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो वही रहेगी DM, बस इसका आधार बदल जाएगा, EC हो जाएगा, है ना। तो वही चीज अब की बार हमने यहाँ पर दोबारा कर ली, सेम वही चीज ये लिखी हुई। तो इससे फिर मेरे पास वही हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो AE अपॉन में EC बचा। ये मेरी समीकरण 2 आ गई। बहुत आसान था। ऊपर का जो त्रिभुज है उसके हम दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते थे, दोनों तरीके से निकाले हमने, पहले एक तरीके से निकाला, ठीक है। और नीचे वाला जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पहले उस वाले तरीके से क्षेत्रफल, उस वाले का क्षेत्रफल निकाला त्रिभुज का, जिसके ऊपर वाले की हमने ऊंचाई ली है, उसी तरीके से फिर बाद में बाकी दोनों से निकाले। इससे मैंने अपनी दो समीकरण बना लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर आप ध्यान से देखो, तो जो आपके ये नीचे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपका DEC और एक आपका BDE बन रहा है, इन दोनों का आधार एक ही है DE, और ये दो इन दोनों समांतर रेखाओं में ही बन रहे हैं, इनके बीच में। तो जब भी एक ही आधार पे दो त्रिभुज बनते हैं और समांतर रेखा के बीच में बनते हैं, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ऐसे ही हमारे पास एक प्रमेय है, होता है बराबर। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा क्षेत्रफल यहाँ पर किसका क्षेत्रफल है, BDE का, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल से, इनके बराबर है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखो, तो मैं इस DEC की जगह क्षेत्रफल क्या लिख सकती हूँ, BDE लिख सकती हूँ ना, यही वाला क्षेत्रफल यहाँ पर मैं BDE इस वाले की जगह। तो ये जो फिर बनेगा पूरा और ये पूरा, ये दोनों तो बराबर ही नहीं हो गए, एक ही जैसी चीज तो लिखी है, तो बराबर हो गए। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों भी बराबर है आपस में, है नहीं है बराबर ये दोनों। तो बस यही तो हमें सिद्ध करना था कि वो अनुपात में बढ़ जाती हैं जो बाकी की दो भुजाएं होती है, सिद्ध हो गया। AD अपॉन में DE इज इक्वल टू AE अपॉन में EC आ तो गया। वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए यहाँ त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाएं BC एवं DE के बीच बनी दो त्रिभुज है। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के। ये हमने समीकरण 3 ले ली। अब समीकरण 1, 2, 3 से देखा जाए तो हमें ये मिल गया जो हमें सिद्ध करना था कि AD अपॉन में DB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन में EC के, ठीक है। इसी प्रकार ये भी इससे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। अब आता है यहाँ पर जो ये BPT है, क्या इसका विलोम सत्य होता है, बिल्कुल होता है। अभी तक आपको ये कहा जा रहा था कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा बना दी जाए, वो बाकी की दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो क्या होता है, आपको अनुपात में बढ़ती जाती है बाकी की दो भुजाएं। इसका उल्टा क्या है, अगर आपको पहले से ही दो भुजाएं अनुपात में बटी हुई दे रखी हैं, ठीक है, तो जो वो दो रेखाएं हैं जिनकी वजह से वो अनुपात में बटी हैं, वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये है आपका BPT का विलोम, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात त्रिभुज ABC में भुजाएं इस अनुपात में हो तो DE जो है वो BE के समांतर होगा। तो अगर समांतर दे रखा है तो भुजाएं अनुपात में कर देना, भुजाएं अनुपात में दे रखी है तो वो दोनों भुजाएं समांतर होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपको एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, आपसे कह रहा है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए जिसमें DE जो है वो BC के समांतर है। तो देखो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा यहाँ पर ये x है, ये अपॉन में होगा 3x प्लस 4 के, और यहाँ पर x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर होगा, 3x प्लस अपॉन 3x प्लस 19 के। तो इसको हल कर लेते हैं, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। तो x अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 19, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो x मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस का 19 इज इक्वल्स टू x प्लस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस का 4, ठीक है यहाँ तक। अभी हम इसको इससे इंटू करते हैं तो 3x स्क्वायर 19 से इंटू किया तो 19x। अब x को 3x प्लस 4 से भी इंटू करेंगे और 3 को भी करेंगे इससे, तो दोनों मैंने फिलहाल यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अभी 3x स्क्वायर प्लस का 19x इज इक्वल्स टू, अब अंदर इंटू कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 3 जा 9x प्लस
3 4 जा 12 आ जाएगा। देखो ये तो आमने सामने कट हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे साइन के हैं। तो 19x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 13x प्लस का 12। अब मैं x वाले पद को एक साथ रख लेती हूँ। 19x माइनस का 13x इज इक्वल्स टू में 12 हो जाएगा। 19 में से 13 गए तो 6x आ जाएगा। 12x का मान यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया है 2, और यही आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर हो गया पहला उदाहरण। चलिए दूसरा उदाहरण करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB और AC क्रमशः बिंदु D और E पर एक ही रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है। जो भुजा BC के समांतर है तो सिद्ध कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, कह रहा है कि ये दोनों भुजाएं समांतर है। अब देखो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो त्रिभुज की बाकी की जो दो भुजाएं बची है वो अनुपात में बढ़ जाएंगी। जैसा कि क्या हो जाएंगी वो AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने पता है क्या किया, हमको लेकिन सिद्ध कुछ और करना है। हमको AD अपॉन AB सिद्ध करना है, पूरी रेखा। उसी तरीके से AE अपॉन AC पूरी रेखा सिद्ध करनी है, ये अनुपात में सिद्ध करनी है। हमने पता है क्या किया, हमने ना इसको पलट दिया, मतलब कि जो हर था उसे अंश बना दिया और जो अंश था उसको हर बना दिया। ठीक है, तो देखो पलट के ये आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों ही साइड पे दोनों पक्ष में 1 को प्लस कर दिया, तो इसमें भी 1 को प्लस कर दिया, इसमें भी। अब आप ये स्टेप यहाँ पर समझिए। तो देखिए डीबी अपॉन में एडी प्लस का 1 हो गया और यहाँ पर ईसी अपॉन में एई प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना आधार एक जैसे कर देती हूँ। एक जैसे करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डीबी अपॉन में एडी है तो यहाँ पर भी मैंने एडी अपॉन में एडी लिख लिया। कट होके तो 1 ही होने वाला है, बस आधार बराबर करने के लिए किया है। ठीक है, ईसी अपॉन में एई और यहाँ पर एई अपॉन में एई लिख दिया। कट होके तो 1 ही होने वाला है, आधार बराबर करने के लिए एई अपॉन में एई कर दिया है। तो देखो अब आधार एक जैसे हो गए तो अंश को जोड़ूंगी, यही करूंगी, तो अंश को जोड़ने पर ये आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप डीबी के अंदर एडी प्लस करेंगे तो ये पूरी रेखा आ जाएगी एबी। उसी तरीके से एई के अंदर ईसी प्लस करेंगे तो ये पूरी रेखा आ जाएगी एसी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो वही चीज हमने क्या की, यहाँ पर लिख दी ये। ठीक है, बस यही सिद्ध करना था। फर्क इतना है, अभी हमारा थोड़ा सा चेंज है, जो अंश है वो हर है, जो हर है वो अंश है। तो जो सिद्ध करना है उसके बराबर लाने के लिए क्या किया, मैंने वापसी इन्हें पलट दिया, अनुपातों को। अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। तो देख लो मेरा यहाँ पर जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो हमारे को खुद से करना है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको थेल्स थ्योरम का कथन, मतलब बीपीटी का कथन और सिद्ध करना है। तो देखिए जो आपके पास यहाँ पर दे रखा है ना, ये पूरा यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक ये करना है। ये आकृति भी बनानी है, सेम ऐसे ही आपको पूरा कर देना है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। 2 आप वर्कशीट से ही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एस टी जो है वो क्यू आर के समांतर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बीपीटी से हो जाएगा, है ना। तो हमारे को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे को दिया क्या है कि एस टी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि पी एस अपॉन में एस क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीटी अपॉन में टी आर के। ठीक है, नहीं ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग ही तो हुआ है। अब देखो पीएस आपके पास एक्स है और ये 7.2 है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं ऐसी। और पीटी ये आपके पास 1.8 है और वो 5.4 है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट तो कट हो गया, तो यहाँ पर बचा x और 7.2, इसका मैंने पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या कर दिया, 10 कर दिया। और ये आ गया आपके पास 18 अपॉन में 54। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10x अपॉन में 72। अब अगर आप देखो तो 18 की टेबल में 3 पर जो है वो आपका 54 आता है, तो आप इसको कट कर दो, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन में 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 30x इज इक्वल टू में 72 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 72 अपॉन में 30। अब ये दोनों ही आपके पास 3 की टेबल में आते हैं, इसको कट करोगे तो 10 और इसको कट करोगे तो 24, क्योंकि 3 2 जा 6, 1 बचेगा, कैरी लिया, 12 आ जाएगा। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो x का मान आपके पास यहाँ पर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। x का ही मान आपको निकालना था और x का ही मान हमने यहाँ निकाल दिया है। क्लियर। तो वर्कशीट के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हाँ अभी एक होमवर्क क्वेश्चन रह गया है छोटा सा, जो मैं आपको दे रही हूँ। बीपीटी के अकॉर्डिंग ही आपको बीपीटी लगा के ही उसको हल करके मुझे बताना है। ठीक है, एक त्रिभुज में यहाँ पर बना देती हूँ, ये इसके समांतर रेखा मैं यहाँ पर बना रही हूँ। नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी सी और ये लिख देते हैं डी ई। ठीक है, चलिए एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा।
अगर ये सब दे रखा है ए डी एक्स है, डी बी जो है वो 3 है, ए ई जो है 2x है और डी सी जो है वो 9 है, तो आप मुझे इसमें बताइए कि x का मान कितना आएगा। जल्दी से हल कीजिए और फिर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि x का क्या मान आया। बीपीटी से ही हल होगा ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट नंबर 25। अब जो वर्कशीट नंबर 26 है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।